नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस क्लास है। मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव। जैसा कि आप लोग जानते हैं, करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी हम लोग की, उसमें जो है 4 पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और ये उसका 5th पार्ट होने वाला है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं क्या क्या इसमें कवर करने वाला हूँ। इसमें मोस्टली मैं सारी की सारी स्कीम्स, ठीक है, चाहे वो ईपीएफओ से रिलेटेड हो या ना हो, ठीक है, वो स्कीम्स मतलब ईपीएफओ से रिलेटेड, मतलब ईपीएफओ एग्जाम से रिलेटेड वो होंगी, लेकिन ईपीएफओ मतलब लेबर इशूज से रिलेटेड वो होंगी या कई बार नहीं भी होंगी, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी वो स्कीम्स। आईएलओ से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, ईपीएफओ स्पेसिफिक कोई और अलग से न्यूज़ जो कि बाकी चैनल नहीं कवर करते हैं, क्योंकि आपको ईपीएफओ स्पेसिफिक करंट अफेयर कहीं नहीं मिलेगा। आपको करंट अफेयर ऐसा मिलेगा जो ईपीएफओ के लिए भी कॉमन होगा, एसएससी के लिए भी कॉमन होगा, ठीक है, तो वो कॉमन करंट अफेयर आपको कहीं 10 जगह मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इस करंट अफेयर का मेन मोटिव ये है कि ईपीएफओ स्पेसिफिक जो न्यूज़ जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो न्यूज़ मैं यहाँ पे जो है वो करंट अफेयर जो है इसमें स्पेसिफिकली मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, मुखमीत एस भाटिया, ठीक है, इन्होंने क्या हुआ है, ये जो है डायरेक्टर जनरल का इनको पोस्ट मिली है ईएसआईसी में, ठीक है, ऐसे जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें जो है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में ये है, ये डीजी के तौर पे अपॉइंट करे जा चुके हैं। तो डायरेक्टर जनरल तो ये अपॉइंट हो गया, तो इनका चेयरमैन कौन था, तो इनका चेयरमैन एक्स ऑफिशियो होता है, जो कि लेबर मिनिस्टर जो होता है, तो वही इस जो है इसमें चेयरमैन होता है। तो अब तो लेबर मिनिस्टर जो गंगवार जी थे, उन्होंने जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब देखिए नए कौन बनते हैं। तो आगे जो है उसके बारे में जो है मैं अपडेट करता रहूँगा। चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी काफ़ी सारी, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगा, कहीं पे देखिएगा। तो ये बात इतनी हो गई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। फिर एक रिपोर्ट आई, अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट रिपोर्ट ऑफ यूएनडीपी एडीबी एसकैप, रिच नेशंस इन एशिया पैसिफिक में रिकवर फास्टर इन पोस्ट पैंडेमिक एरा। अब इसका क्या मतलब है, एक ज्वाइंट रिपोर्ट निकाली गई, किसने किसने, यूएनडीपी ने, एडीबी और एसकैप ने। इन्होंने कहा है कि जो रिच नेशंस हैं एशिया पैसिफिक के, वो ज़्यादा स्पीड से जो है वो ग्रो करने की उनकी आशंका है। अब इस न्यूज़ को मैंने कवरेज ले किया, क्योंकि इसमें आईएलओ ने भी अपना थोड़ा सा व्यू दिया है। तो इसके बारे में हम लोग चल के आगे जानते हैं थोड़ा। अब पहले से की रिपोर्ट के बारे में जाने, रिपोर्ट का नाम जान लेते हैं कि रिपोर्ट का नाम क्या है। तो रिपोर्ट का नाम है रिस्पॉन्डिंग टू कोविड 19 पैंडमिक लिविंग नो कंट्री बिहाइंड, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग टू द कोविड 19 पैंडमिक लिविंग नो कंट्री बिहाइंड, तो ये रिपोर्ट का नाम है। और किसने किसने मिलकर इसको ये रिपोर्ट पब्लिश करी है, एडीबी ने, यूएनडीपी ने, और यूएन की एक और वो है क्या कहते हैं, सब्सिडरी कह सकते हैं, ठीक है, एस्कैप, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ठीक है, एशिया पैसिफिक मोस्टली बोलते हैं इस एरिया को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या होगा कि इन्होंने कहा है कि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो के शेप रिकवरी लेगी। तो के शेप रिकवरी का अगर हम लोग मोटा मोटा आइडिया लेना चाहें, तो के शेप रिकवरी ये होता है कि इसमें एक जो सेक्टर होता है किसी भी कंट्री का, जो जिससे इनकम जनरेट होती है वहाँ पे, ठीक है, तो उस इकोनॉमी का एक सेक्टर जो होगा वो बहुत स्पीड से ग्रो करेगा, एक सेक्टर जो होगा वो थोड़ा सा स्लो, जो उसकी ग्रोथ जो है स्लो होगी या स्टीडी होगी, या इस तरह से मान सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक है। अब जब कहीं पे मान लीजिए जैसे पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो बंद हो जाएगी, ठीक, तो वो सेक्टर जो है बंद हो गया, तो वहाँ पे ग्रोथ नहीं दिखेगी आपको। वहीं पे अगर हम लोग उसकी बात करें, जो हम लोग को सर्विसेज मिलती हैं, ऑनलाइन सर्विसेज जैसे हो गई, एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, जैसे आप लोग अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ में इसमें आपको ग्रोथ दिखेगा। तो इस तरह से ये होती है, के शेप इकोनॉमी जो है इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मोटा मोटा अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमको यहाँ पे एशिया पैसिफिक में देखने को मिलेगी। इस रिपोर्ट का मोटा मोटा कहना ये बात है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके साथ आईएलओ ने जो कहा है उसके बारे में बता देते हैं। आईएलओ ने इसमें कहा है कि ये जो जनरेशन जो इस दौर से गुजरी है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे लॉकडाउन जनरेशन, क्योंकि इसने अपने 2 साल जो है लॉकडाउन में गुजार दिए। तो ये पूछ सकते हैं कि ये टर्म देते, कई बार यूपीएससी का आजकल नया ट्रेंड निकल के आ रहा है कि वो कई बार टर्म दे देता है कि ये टर्म बताओ किसने कहा है, या ये टर्म से क्या मतलब है, ठीक। तो लॉकडाउन जनरेशन वही होती है जो इस बीच की जो यंग पॉपुलेशन है, कोविड 19 वुहान वायरस जो भी है उस टाइम पे जो जिसने वो चीज़ झेली है, तो वो उसको कहेंगे, यंग पॉपुलेशन जो है उसको कहेंगे लॉकडाउन जनरेशन। तो ये बात जो है आईएलओ ने कही है। फिर इसके साथ साथ कुछ टेक अवेज हैं जो आपको जानने चाहिए इस रिपोर्ट के बारे में। उन्होंने कहा है कि जो एसडीजी गोल्स होते हैं जो हम लोग को अचीव करने 2030 तक, तो एम याद रखिए कि 2030 तक अचीव करने हैं सारे एसडीजी गोल। एक काम करिए, कितने एसडीजी गोल जो हैं वो जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने हैं टोटल, ठीक है। तो इसको जो है 2030 तक अचीव करना था, लेकिन अब ये जो पैंडेमिक आ गया तो इसकी वजह से ये कह रहे हैं कि इसको अचीव करना जो है मुश्किल होगा। तो क्या कहते हैं, ऑफ ट्रैक हो गए हैं हम लोग। ऑफ ट्रैक एक तरह का है, उसको यूज़ करते हैं कि जब ट्रैक से भटक जाना, क्या किसी चीज़ से विचलित हो जाना, ठीक। तो वहाँ से जो है 2030 तक जो है हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे ये चीज़। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में ये कहते हैं कि ये ऐसा है जो अब आगे आने वाली जनरेशन, मतलब जो आगे कुछ साल होंगे उसमें पुराने वाले टाइम पे जैसे इनकम चल रही थी लोगों की, जैसे कि सब चीज़ें थी, ठीक है, तो उस तरह की इनकम जनरेट करने में अब लोगों को जो है काफ़ी काफ़ी साल लगने वाले हैं आगे। वो बहुत जल्दी जो है ये चीज़ें जो है नॉर्मल नहीं होने वाली हैं। तो ऐसा इनका कहना है।
उसके बाद कहते हैं कि 40% जो एशिया पैसिफिक रीजन है वहाँ पे इनकम इनक्वालिटी बहुत बढ़ गई है। जैसे एक कोई इंसान तो बहुत अमीर हो गया है, उसकी काफ़ी बढ़िया पैंडेमिक के टाइम पे सैनिटाइजर इंडस्ट्रीज आप देखिए, उस टाइम पे क्या होता कि डेटॉल की जब शॉर्टेज हो गई थी, जब स्टार्ट में बिल्कुल जब स्टार्ट में पैंडेमिक आया ही था, ठीक है, जब जब पैंडेमिक बना भी नहीं था, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ था कि डेटॉल के सैनिटाइजर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा उनकी शॉर्टेज हो गई थी। तो उस टाइम पे जो लोकल सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थे वो आ गई थी सामने, और काफ़ी बड़े तौर पर उनको जो प्रॉफिट उससे मिला था, ठीक। तो आपदा में अवसर जो है उन्होंने पा लिया था। तो इस तरह की चीज़ें जो है, तो इससे क्या होगा, इनकम इनक्वालिटी होगी कि एक इंसान, चलो इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, ठीक है, और दूसरी इंडस्ट्री जो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, वो इंडस्ट्री जो है जब नहीं ग्रो करेंगी तो वहाँ पे क्या होगा, रिट्रेंचमेंट होगा, ले ऑफ होगा, ये सब होगा, तो वहाँ के लेबर का क्या होगा, उनके पास पैसे वैसे कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे आपको एशिया एशिया पैसिफिक में मिलने वाली हैं। और एक बात और कहते हैं इसके आगे कि इसके बाद क्या होगा कि राइज टू डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी डिवाइड, ठीक। तो इसके बाद डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी डिवाइड भी आपको देखने को मिलेगा इसमें, क्योंकि भाई देखिए सब कुछ बंद है, तो वहाँ पे क्या होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जो है, जहाँ पे हर एक इंसान चाहेगा कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना स्टार्ट कर दे। अभी सारी जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्रीज थी वो सब क्या हुआ, सारी की सारी आ गई ना ऑनलाइन, ठीक। तो ये चीज़ आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, लेबर मिनिस्ट्री ने क्या किया। लेबर मिनिस्ट्री सेट्स अप 3 एक्सपर्ट कमिटीज टू रिव्यू स्टैंडर्ड्स अंडर ओएसएच चलिए बताते हैं आगे, ठीक है, एंड डब्ल्यूसी कोड 2020। ये भाई कोड्स हैं यार, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ठीक है, इनके बारे में जो है इन्होंने तीन जो है एक्सपर्ट कमिटीज़ बनाई हैं रिव्यू करने के लिए स्टैंडर्ड्स जो हैं उन कोड के, कि वो मीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कभी भी देखिए कोई भी ऐसा होता है कि कभी भी किसी स्टेट में, स्टेट मतलब एक सोवरेन प्लेस, ठीक है, सोवरेन स्टेट, तो वहाँ पे अगर कोई भी लॉ बनता है तो वो लॉ बनता है इंटरनेशनल ट्रीटी के बेसिस पे, ठीक। कोई किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री होती है वो आईएलओ में जाके कोई कन्वेंशन साइन करती है, तो उस कन्वेंशन जब वहाँ पे साइन होती है तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है हम इस कन्वेंशन को फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आईएलओ की कई सारी कन्वेंशन है, 8 कन्वेंशन है टोटल बेसिक, तो उनमें से 6 जो इंडिया ने जिसको साइन किया हुआ है, तो उन कन्वेंशन के बेसिस पे इंडिया लॉ बनाता है। क्योंकि वहाँ कन्वेंशन साइन किया तो एग्जैक्ट कन्वेंशन तो नहीं इंडिया में फॉलो हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ के पार्लियामेंट में आके वो लॉ पास होता है उस कन्वेंशन के बेसिस पे, तो उसका बेस जो होता है वो कन्वेंशन होता है। तो उसको वो मीट कर पा रहा नहीं कर पा रहा, तो इन सब बातों को ध्यान में रखने के लिए वो क्या हुआ है, तीन एक्सपर्ट कमिटी जो है बनी है। और बाकी आपको कुछ सोचना नहीं इसके बारे में बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो करंट अफेयर जितना डिटेल में दे रहा हूँ उतना ही आना है आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको मेंस तो वहाँ लिखना नहीं है, ऐसा नहीं कि खाली प्री देना और इंटरव्यू देना, तो वहाँ लिखना नहीं, तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इधर उधर जाना नहीं है। सिंपल इसको एकदम आराम से फॉलो करिए, और बाकी नॉर्मल वाला करंट अफेयर आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक। तो फटाफट जो है इसके नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, इसमें एक्सपर्ट कमेटी में क्या क्या है। तो देखिए इनमें मेन जो एक्सपर्ट कमिटीज़ का काम ये है कि रिव्यू करेंगे जो एग्जिस्टिंग रूल्स, जो कोर्ट के अंदर रूल्स बनाए गए हैं, तो उसमें जो है रेगुलेशन ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन स्टैंडर्ड्स पर्टेनिंग टू फैक्ट्रीज, डॉक एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है। तो किसके किस बारे में ये चीज़ें होने वाली, फैक्ट्रीज, डॉक्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक। तो अब तीन एक्सपर्ट कमिटीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहली जो एक्सपर्ट कमेटी है उसके जो डीजी होंगे, डायरेक्टर जनरल होंगे, वो होंगे डॉक्टर आर के एलंगोवन, ठीक है, इनका नाम याद रख लीजिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि तीनों एक्चुअली जब आएगा तो हो सकता है तीनों ही एक साथ एक्सपर्ट कमिटीज़ के बारे में पूछ ले या इसके बारे में कुछ पूछ ले, ठीक। तो इसके बारे में जो है इतना हो गया। और इसके जो हेड होंगे वो होंगे डॉक्टर आर के एलंगोवन, ठीक। और ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं, ये एक्चुअली हैं डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइज एंड लेबर इंस्टीट्यूट से, ठीक। और ये किसके हेड होने वाले हैं, फैक्ट्रीज एंड डॉक वर्क्स के बारे में जो रूल्स इनको देखने हैं तो ये उसके बारे में होगा, ठीक है। फैक्ट्रीज एंड डॉक वर्क्स वाले रूल्स को जो रिव्यू करेगा तो वो ये होंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है जो PLN मूर्ति, ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड डोमेस्टिक ऑपरेशन एंड LNT हाइड्रोकार्बन, ये वहाँ से आते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि जगह जगह से लोगों को रिक्रूट किया जाता है एक एक पर्टिकुलर काम के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये है, ठीक है। चेन्नई विल हेड एक्सपर्ट कमिटी फॉर, मतलब वहाँ की जो चेन्नई की फैक्ट्री है LNT हाइड्रोकार्बन, ठीक है, वहाँ से इनको बुलाया गया, और जो है वो उसमें एक्सपर्ट कमेटी जो होगी उसमें ये उसके वो होंगे। और ये किसके लिए होगा, ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। बीच में आपने देखा होगा कि मैंने एक करंट अफेयर कराए थे, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होंगे उनके उनको जो है उससे जोड़ा जाएगा, क्या कहते हैं, स्कीम से जोड़ने के लिए उनके अकाउंट्स खुलवाए जा रहे थे, ठीक है, उनका एक डेटाबेस बनाया जा रहा था। तो ये भी उसी की तरह ये भी थोड़ा रूल्स वूल्स देखेंगे उसमें कि ऐसा और क्या कर सकते हैं ताकि जिनसे जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको जो है फ़ायदा दिया जा सके। क्योंकि अभी बीच में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो लेबर्स थे उनका डेटा ही नहीं था गवर्नमेंट के पास कि कितने कितने लोग माइग्रेट करते हैं हर साल, और उनको कैसे जो पैसे वैसे अगर देने भी हैं तो उनको कैसे पहुंचाया जाए। तो इन चीज़ को देखने के लिए हो सकता है प्रॉब्ली इनको जो है अपॉइंट किया जा रहा हो, ठीक है। तो सेकंड जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो वर्क्स के लिए जो किसी को अगर अपॉइंट करना है तो वो कौन है, PLN मूर्ति, ठीक है। और फैक्ट्रीज एंड डॉक वर्क्स के लिए इनको किया गया है आर के एलंगोवन को। फिर ये थर्ड की बात करते हैं, DK शमी, ये किस लिए करे गए हैं, ये फायर सेफ्टी के लिए किए गए हैं, ठीक है, हेड ऑफ एक्सपर्ट कमिटी फॉर फायर सेफ्टी। तो तीन चीज़ें हो गई, ठीक है, एक डॉक वॉक के लिए हो गया, और एक बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, और तीसरा फायर सेफ्टी। तो तीनों आपको उम्मीद करता हूँ याद हो गए होंगे,
ठीक है। 2 बार वीडियो देखेंगे याद हो जाएंगे। बाकी इसकी पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको जो है बहुत कायदे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब ये कुछ देख लेते हैं कि जो रेगुलेशन जिसमें चेंज होना है, जिसके लिए वो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, और उसमें क्या चेंज करना है, ठीक है, चेंज क्यों ज़रूरी है उसके लिए। तो पहली तो हो गए फैक्ट्रीज रूल्स फ्रेम्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। जो 1948 के अंडर जो रूल्स बनाए गए थे, ठीक है, उसको अब अपडेट करना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब उसमें क्योंकि तब के सिनेरियो के अकॉर्डिंग बनाया गया था 1948 को, अब अभी से कंपेयर करो तो काफ़ी सिचुएशन चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो उसको लास्ट टाइम रिव्यू किया गया था 1998 में, तो अब फिर से उसको जो है रिव्यू करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। डॉक वर्कर्स वाला जो दूसरा वाला था, उसके लिए क्या करना है, टू इनकॉर्पोरेट द एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस मेड इन फील्ड ऑफ OSH एंड WC, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में बोलूँगा, आपको फुल फॉर्म ऊपर बता चुका हूँ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट था द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसके लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए कि आखिर उनको जो है सेफ्टी मिल रही है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, है ना, और हेल्थ के बारे में सही से उनको जो है मतलब उनको ट्रीट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो इन सब चीज़ों के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड मीट करने के लिए जो है इन चीज़ों को थोड़ा रिव्यू करा जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में दे रखा है, इसको आप पीडीएफ जब लेंगे टेलीग्राम से तो आप इसको जो है बाकी पढ़ सकते हैं। नॉलेज के लिए जरूरी, इंटरव्यू में काम आना ही है, ठीक है। तो आप इसको जो है टेलीग्राम से ले सकते हैं, और वहाँ से जो है आप आराम से इसको बैठ के निहार सकते हैं और आराम से देखिएगा। फिर नेक्स्ट है जो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2021। ये कब मनाया गया, अप्रैल 28 को, ठीक है। तो अप्रैल 28 को क्या मनाएगा, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्लेस, ठीक है, एट वर्क 2021। ये डेट भी याद रखने लायक है, इसको याद रख लीजिएगा, इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। तो उसको मनाते हैं इसलिए कि प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड डिजीजेज एट वर्क एंड टू रेज अवेयरनेस अबाउट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो ये इसका मोटिव ये होता है, तो ये आपके जानने के लिए था। इसके बारे में जो आ सकता है वो उसके बारे में जानते हैं, वो टाइटल क्या है, ठीक है, या थीम कह सकते हैं, ठीक है। ऑन ओकेजन वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2021 ILO रिलीज्ड अ रिपोर्ट, ठीक है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी, किसने, ILO ने। उसका नाम क्या है रिपोर्ट का, एंटिसिपेट प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ इन रेजिलियंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम्स। तो ये जो है आईएलओ ने ये रिपोर्ट जो है ये इस नाम से जारी करी है। इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में इन्होंने बोला क्या है। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या किया, इस रिपोर्ट में इन्होंने एग्जामिन किया है कि जो प्रिवेंशन जो होता है, ठीक है, रिस्क प्रिवेंशन, एग्जामिन द रिस्क प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट रिलेटेड टू द पैंडेमिक एंड एनालिसिस द अदर हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क एसोसिएटेड विद द चेंजिंग वर्क अरेंजमेंट राइजिंग फ्रॉम वायरस कंट्रोल मेजर्स। तो अब जैसा कि यहाँ पे देखिए, क्योंकि अब इस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ है, अब नया नया मान लीजिए अगर कोई भी वो ऑफिस खुला तो वहाँ पे क्या होगा, उस जगह वायरस स्प्रेड करने के कई सारे चांसेस हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को, उस पूरे सिस्टम को जो है इन्होंने एनालाइज किया, उसको एग्जामिन किया और देखा कि आगे जो है उसमें क्या हो सकता है। तो उसी के बारे में पूरी की पूरी जो है ये रिपोर्ट है, ठीक है, कि सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, क्या रिस्क है वहाँ पे। अगर फिर से पटरी पर लाने के लिए अगर फिर से इंस्टीट्यूट खुलते हैं जहाँ पे सब काम करने जाएंगे, तो उस बारे में जो है उसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने डिटेल दी है, उसके रिस्क के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताई है, ठीक है। रिपोर्ट का नाम को बता दिया है कि आईएलओ ने कौन सी रिपोर्ट जो है जारी करी है। नाम देके पूछ सकता है कि ये नाम है रिपोर्ट का, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया, तो यूएन दे देगा, ठीक है, और आईएलओ दे देगा, दो चार नाम और दे देगा, एनएचआरसी दे देगा। उसमें जो है आपको उसमें से जो है एक चूज़ करना पड़ेगा। इसको 2003 से मनाया जा रहा है। छोटी सी बात ये भी माइंड में डाले रही है कि इसको 2003 से जो है आईएलओ मनाता है, तो 2003 से जो है इसको मनाए जा रहे हैं तब से लोग। फिर यहाँ पे कुछ डिटेल दे रखी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रखा है, इसका जान सकते हैं, ठीक है, कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट सिंस 1996 को कॉमरेड करने के लिए जो है तब से लोग डेड और इंजर्ड वर्कर जो थे उसको कॉमरेड करने के लिए तब से जो है ये लोग मना रहे हैं, ठीक। और एक कन्वेंशन भी है, तो मैंने कहा वो भी मेंशन कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक कन्वेंशन है, फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 2006, कन्वेंशन नंबर 187। हालांकि जो और नोट्स टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे लेबर लॉज इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले, उसमें भी मैंने आईएलओ के काफ़ी सारे जो रिकॉग्नाइज़ किए हैं इंडिया ने, कई कन्वेंशन जो नहीं रिकॉग्नाइज़ किए उनको भी अलग अलग करके कंपाइल करके उस पर अपलोड किया, तो वो भी आप जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो 187 जो कन्वेंशन है 2006 वाली, वो भी जो है इसी से रिलेटेड है। अब बात करते हैं स्कीम्स इन न्यूज़। जो कई सारी स्कीम्स आपको न्यूज़ में मिली होंगी जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि सीडीएस से लेकर के यूपीएससी सीएससी तक स्कीम्स का बहुत ज़्यादा वो रहता है। अगर कोई स्कीम नई नहीं भी है और बस न्यूज़ में भी अगर आ गई तो उसके बारे में जो है ये लोग पूछ लेते हैं। इवन पुरानी पुरानी स्कीम्स 90s की स्कीम्स उठा लेते हैं अगर वो न्यूज़ में आ जाती है तो ये एक काफ़ी फेमस ट्रेंड है यूपीएससी का, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है ये पीएम कुसुम, ठीक है। ये कब साथ में डेट डाल दी मैंने, मतलब ईयर डाल दी कि कब लॉन्च हुई थी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पीएम कुसुम 2019 में लॉन्च की गई थी। तो ये न्यूज़ में क्यों है वो जान लेते हैं कि राजस्थान बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू कमीशन फार्म बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट अंडर पीएम कुसुम स्कीम। इट हैज़ 1 मेगावाट कैपेसिटी। तो जो राजस्थान है वो पहला स्टेट बना है जो फार्म बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट को जो है जिसने कमीशन किया है, मतलब अपने उसमें इंक्लूड मतलब स्टार्ट किया है। और उसकी कैपेसिटी है 1 मेगावाट। ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जानने की जरूरत है कि आखिर पहला स्टेट कौन था,
ठीक है, पहला स्टेट और 10वां स्टेट 100वां स्टेट ऐसे जब कभी होता है तो वो अक्सर जो है न्यूज़ बन जाती है। तो राजस्थान जो है वो पहला स्टेट है, फिलहाल इतनी याद करने की बात है। अब पीएम कुसुम के बारे में जान लेते हैं कि भाई ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और ये 2019 में लॉन्च किया गया, तो ये आप जानते ही हैं। और इसके लिए ये एक इनिशिएटिव है कि फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल किया सके। ठीक है, तो डबल किया सके तो डबल मतलब टू आता है ना उसमें, तो कब तक डबल किया सके, 2022 तक। ठीक है, तो ये ऐसा करके ट्रिक याद किया करिए कि डबल करना है, और डबल में दो बार टू है, तो इसलिए 2022 तक जो है डबल करना है फार्मर की इनकम। और इसी के लिए क्या किया गया है, कुसुम स्कीम लॉन्च करी गई है। उसका एक कंपोनेंट है डबल करने के लिए, और भी कई सारे जैसे फार्म लॉस हो गए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से भी डबल करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन एक ये भी कंपोनेंट है उसका। ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि देखिए अब जैसे वाटर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सब चीज़ें जो है एक फार्मर को पहुंचाई जा सके। अब वाटर सिक्योरिटी ऐसा होता है कि सोलर पंप के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो सोलर पंप क्या होता है, सोलर एनर्जी से चल जाता है। ठीक, तो ये सब चीज़ों के बारे में जो है थोड़ा सा इस स्कीम से रिलेटेड जो है जानने की ज़रूरत है। अब देखिए इसके तीन कंपोनेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स याद करने लायक जो है चीज़ है इसमें। तो पहला कंपोनेंट देखा जाए तो वो है 10,000 मेगावाट डिसेंट्रलाइज ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट ऑन बैरन लैंड। कई लैंड ऐसे होते हैं जो जिसमें खेती नहीं हो सकती, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं। ठीक है, उनकी कैपेसिटी क्या मानी गई, 10,000 मेगावाट तक के जो है पावर प्लांट जो है लगाए जाएंगे। अब ये डिसेंट्रलाइज ग्रिड कनेक्शन क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड कनेक्शन ये होता है कि ग्रिड जो है अलग होती है उन सबकी, अलग अलग ग्रिड जो है कर दी जाएगी। क्योंकि अगर सिंपल ग्रिड से आप ये समझ सकते हैं, अगर ग्रिड कनेक्टेड है, अगर ग्रिड एक होगी, ठीक है, डिसेंट्रलाइज नहीं होगी, सेंट्रलाइज ग्रिड होगी, तो एक जगह जैसे लाइट जाएगी तो पूरे एरिया में लाइट चली जाएगी। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में क्या हुआ था, पूरी लाइट चली गई सबकी, तो उनकी सेंट्रलाइज ग्रिड होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, डिसेंट्रलाइज ग्रिड कनेक्शन जो है यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। और फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 17.50 लाख स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप्स, तो सोलर एग्रीकल्चर पंप्स जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। ठीक, तीसरा कंपोनेंट जो है वो सोलराइजेशन ऑफ 10 लाख ग्रिड कनेक्टर एग्रीकल्चर पंप्स। तो एग्रीकल्चर पंप जो एक जगह फार्म में लगे होंगे तो उनको क्या कर जाएगा, उनको उनको सोलर पंप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वो वाला पंप ले जाएंगे पैसा देके, दूसरा पंप लगा के चले जाएंगे, या कहो वाला पंप दे भी दे। ठीक है, ऐसा कुछ ये लोग करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, और फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, पीएम कुसुम के अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी। तो ये चीज़ हो गई पीएम कुसुम के बारे में, से ज़्यादा जाने जरूरत नहीं, इतना बहुत है। ये कुछ शेयर के बारे में, शेयर देखना देख सकते हैं, 30% देगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी सब थोड़ा सा क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट देगी, और बाकी 40% फार्मर देगा। ऐसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है उसमें भी, तो उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अक्सर जो आपको दिखेंगे तो उसमें सेंट्रल जो है ज़्यादा फंड करती है, उसमें उसका परसेंटेज हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो 50% देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी उसमें जो देगा क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट 30% सब्सिडी देगी, बाकी की फार्मर उठाएगा। ठीक है, 20%, तो उसके बारे में इतना जानना बहुत है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम जो है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको PMAY बोलते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये कब लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी 2016 में। तो पीएम कुसुम कब लॉन्च हुई थी वो अभी कमेंट करिए, ये लॉन्च हुई 2016 में। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा था ऊपर, वही बताइए कि SDG गोल्स कितने हैं, ये सब चीज़ें कमेंट करके बताइएगा, याद रहेंगे फिर, वरना भूलते रहेंगे बार बार। ठीक है, श्राप लगेगा मेरा फिर। अब देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों थी। तो न्यूज़में इसलिए थी क्योंकि 92% टारगेट जो है इनका अचीव हो गया है फर्स्ट फेज़ में। ठीक है, और ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है। ठीक है, लॉन्च हुई थी 2016 में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद इसका जो है अनावरण किया था। इट एम्स टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022। ठीक, तो 2022 में क्या होगा, सबको जो है घर दे दी जाएंगे मतलब इस स्कीम के अंडर, ऐसा इनका जो है मानना है। ठीक है, एंड पर्पज टू कंस्ट्रक्ट 2.95 करोड़ PMAY ग्रामीण वाले हाउसेस। ठीक है, विद ऑल बेसिक एमिनिटीज बाई ईयर 2021-22। काफ़ी बन भी रहा, मैंने देखा, आपने कभी देखा कहीं पे कि इन्होंने घर बना के दिए, पिंक कलर के बनाते हैं लोग, है ना, तो गांव में कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये लोग जो है घर और बना के दे रहे हैं। मिनिमम साइज ऑफ द हाउस अंडर द स्कीम इज़ 25 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 25 स्क्वायर मीटर जो है बना के देंगे। पहले 20 स्क्वायर मीटर में बनता था, अब जो है 25 स्क्वायर मीटर में बना के दे रहे हैं ये लोग। इसमें शेयर अगर जानना चाहें हम लोग तो 60-40 का शेयर होता है। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो हमेशा बढ़ के देते हैं ये लोग थोड़ा, तो उसमें 90-10 रहता है। तो ये जो है शेयर मिलने वाला है दोनों को, मतलब इस शेयर में जो है सेंट्रल और स्टेट जो है इसमें जो है कंट्रीब्यूट करेंगे। और इसमें क्या करना है, इन्होंने रिप्लेस भी किया था, कौन सी ये, मतलब पहले जो स्कीम इस नाम से जो ऐसे चलती थी, मतलब थोड़ी बहुत चेंज के साथ इन्होंने जो स्कीम को रिप्लेस कर दिया वो है इंदिरा आवास योजना। ठीक है, तो इंदिरा आवास योजना जो थी, जो 1996 में लॉन्च हुई थी, उसको जो है इस स्कीम ने रिप्लेस किया है। ठीक, नाम नहीं छोड़ा जाता, मतलब ये हर एक स्कीम का कहीं पे आपको नाम नहीं मिलेगा, वहाँ नाम की जगह आपको PM मिल जाएगा अब। तो इन्होंने ये करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब ये न्यूज़ में क्यों होती है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के बेनिफिशरीज़ को जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने, उसको जाने की जरूरत नहीं कितना पैसा दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोगों को जो है अभी अच्छा खासा जो है इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, रिमार्केबल है। तो इसलिए जो है इसको
न्यूज़ में लाया गया है। अब इसके बाद बात करते हैं मुद्रा योजना की। मुद्रा योजना कब लॉन्च करी गई है? 2015 में लॉन्च करी गई है। अब न्यूज़ में क्यों है? अबाउट INR 14.96 लाख करोड़ सैंक्शन बाई बैंक सिंस 2015। ठीक, तो 2015 से लेकर के अब तक मतलब 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो 5 साल बाद होता है ना कि देखो, इवेलुएट करें कि कितना क्या कहाँ प्रोग्रेस हुई। ठीक, तो इन्होंने 14.96 लाख करोड़ रुपए जो है सैंक्शन कर चुके हैं पिछले 5 साल में। ठीक है, जो 5 साल ये स्कीम चली तो उसमें इन्होंने इतना पैसा दे दिया। इसको याद की जरूरत नहीं कि कितना कितना दिया है, बस इतना याद रखिए कि 2015 में लॉन्च हुई थी। और आगे जो है बताते हैं क्या क्या याद रखना है। ठीक है, इनिशियली फॉर्म्ड एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ सिडबी विद 100% कैपिटल बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय इट। तो इनिशियली क्या होता था कि सिडबी ही इसको जो है पूरा कंट्रोल करता था और 100% कैपिटल जो कंट्रीब्यूट होती थी वो सिडबी के थ्रू ही होती थी। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ मुद्रा इज INR 1000 करोड़ एंड पेड अप कैपिटल इज ₹750 करोड़। ठीक है, और वो जो है फुली सब्सक्राइब्ड बाई SDBI। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल सब जान रहे होंगे ना कि ऑथराइज कैपिटल की एक कहते हैं कि ठीक है इतनी कैपिटल जो है आप जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कभी आपने अभी अकाउंट्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें होता है कि कितनी कैपिटल सब्सक्राइब करी जा सकती है, सब्सक्राइब के लिए कितना दे रहे हैं, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, तो ये वही वाले टर्म्स हैं। ठीक है, इसके और डिटेल में नहीं जाएंगे, करंट अफेयर से ये। ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लें तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ्स। ठीक है, तो यूथ के अमंग जो है एंटरप्रेन्योरशिप को जो है थोड़ा सा इनको जो है उसको बढ़ावा देना है, तो इसलिए ये योजना जो है लाई गई थी। फिर उसके बाद देखिए शुरू में क्या होता था कि सिडबी इसको पूरा वो करता था। ठीक है, सारी कैपिटल जो है सिडबी लगाता था। फिर उसके बाद जो है ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल RRBs और ये SFBs, NBFCs, तो ये सब भी इसमें जो है ला दिए गए। तो ये सब जो है मिलके इसको फंड करते हैं। ठीक है, कोलेटरल फ्री लोन्स जो है अब तक अप टू INR 10 लाख आर एक्सटेंडेड बाई मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। तो इतने ये सब लोग मिलके जो है अब तक जो है इतना कोलेटरल फ्री लोन जो है दे सकते हैं। ठीक है, तो 10 लाख का जो है लोन, मतलब ये सब मिल के नहीं, अलग अलग 10-10 लाख करके ऐसे लोन जो है दे सकते हैं कोलेटरल फ्री। फिर मुद्रा बैंक के बारे में थोड़ा दे रखा है। ठीक है, ये क्या है? ये एक पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो PMMY स्कीम के अंडर जो है बनाया गया था। उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पर्पस क्या था? लोन्स आर एक्सटेंडेड फॉर, वही पुरानी बात है मुद्रा बैंक के बारे में, वही चीज़ है। ठीक है, पर्पस लोन्स आर एक्सटेंडेड फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स एंड फॉर एक्टिविटीज़ अलाइड टू एग्रीकल्चर। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है इसका पर्पस था। अभी आपने सुना होगा कि MSME में जो है वो रिटेलर जो है उनको भी जो है उनको भी इंक्लूड कर दिया गया। तो अब MSME के थ्रू जो है उनको भी लोन जो है मिल पाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने उस पर जो है अपडेट किया था, तो वहाँ जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब के लिए चैनल, तो वहाँ से आपको न्यूज़ मिलती रहेगी जो लेटेस्ट होती रहेगी उससे रिलेटेड। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके बारे में कि आखिर तीन तीन किन तीन कैटेगरीज में जो लोन मिलते हैं। उससे बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है, बार बार भूल जाते हैं कि शिशु क्या है, किशोर क्या है, तरुण क्या है। ठीक, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक, तो पहले शिशु लोन के बारे में बात करते हैं। शिशु लोन जो है 50,000 तक का जो लोन होता है तो वो होता है शिशु लोन। ठीक, फिर किशोर लोन थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक, 50,000 से लेकर 5 लाख तक। ठीक है, 5-5 मिलेगा आपको सब जगह, सब जगह स्टार्ट 5-5-5। ठीक, ऐसे याद रखिए। ठीक, फिर उसके बाद 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का जो होगा वो होगा तरुण लोन। ठीक है, तो ये 3 तरह के लोन होते हैं। कौन सा? प्लस शिशु 50,000 तक, किशोर 50,000 से 1 लाख, 1 लाख या 5 लाख तक। फिर उसके बाद तरुण जो होगा वो होगा 5 लाख से 10 लाख तक। तो ये होता है, ये 3 तरह के कैटेगरी जो है लोन की मुद्रा लोन के अंदर ये है। यहाँ पे थोड़ा पिक्चराइज करके बता दिया मैंने। ठीक है, शिशु के बारे में जान लेते हैं। दिस स्टेज कैटर्स टू एंटरप्रेन्योर हु आर अबाउट टू स्टार्ट देयर बिजनेस और आर इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द बिजनेस। तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा, इसमें वही चीज़ कॉमन सी चीज़ है, पढ़ सकते हैं लोग, हैं पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। अब देखते हैं अचीवमेंट क्या है। अचीवमेंट ऑफ द स्कीम, द एवरेज टिकट साइज ऑफ द लोन इज अबाउट INR 52,000। ठीक है, तो एवरेज टिकट साइज जो लोन है, मतलब जितना नॉर्मल लोग ले रहे हैं, तो वो एवरेज जो है 52,000 के आसपास जो है लोग जो है लोन ले रहे हैं। 88% ऑफ द लोन्स आर इन द शिशु कैटेगरी। तो शिशु कैटेगरी जो है 88% लोन जो डिस्पर्स किए जा रहे हैं तो वो जो है वो शिशु कैटेगरी से जा रहे हैं। अबाउट 25% ऑफ द लोन्स हैव बीन गिवन टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, और 68% टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड 51% टू लोन्स गिवन टू SC ST OBC बोरोवर्स। तो ये डेटा है, ये डेटा को इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बस माइंड में रख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो वहाँ पे टिक ही लगाना, याद रहेगा। आउट ऑफ 51% SCs, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बस डेटा डाल देता है कि थोड़ा सा माइंड आपका खुले। ठीक है, माइंड खुलने के लिए बस डाल देते हैं कि हाँ एक बार चला जाए कि हाँ ऐसे ऐसे लोन जो है डिस्पर्स होता है, बस ये चीज़ इसलिए। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं मत्ती मारी गई, मैं इसको डाल देता हूँ, रीज़न है, लेकिन उतना डिटेल उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार नज़र डालने के लिए डाल देता हूँ उसको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, PMMY हेल्प्ड इन द जनरेशन ऑफ 1.12 करोड़ जॉब्स फ्रॉम 15 से 18। ठीक है, तो 2015 से 18 तक इन्होंने 1.12 करोड़ जॉब जो हैं बना दी हैं। दिख नहीं रही मगर है, कहाँ बना दी, मिस्टर इंडिया है क्या? ठीक, आउट ऑफ 1.12 करोड़ वुमेन अकाउंटेड फॉर 69 लाख। ठीक है, तो 62% जो है उसमें जो है वुमेन है।
तो ये चीज़ जो है डेटा है, ये याद रख लीजिए। डेटा कई बार इस तरह का डेटा जो है पिछली बार पूछ चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसमें याद रखने लायक है। नेक्स्ट की बात करते हैं PMFME, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम 2020। तो ये 2020 में लॉन्च हुई है, इसलिए आगे जो है ईयर लिख देते हैं। ईयर से आपको याद रहेगा कि कब लॉन्च हुई है, दे देगा एग्जाम में कि कब लॉन्च हुई है, तो आपको जो है समझना पड़ेगा उसमें। अब ये न्यूज़ में इसलिए है कि क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फूड, ठीक है, फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ये हो गई, और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल लाइवलीहुड मिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो ये दोनों ने मिलकर क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है दे जॉइंट हैंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम, ठीक है, दिस स्कीम, ठीक, PMFME स्कीम, ठीक। तो इसलिए जो है ये न्यूज़ में रहा है, ठीक। इसके लिए टोटल आउटले जो किया गया वो किया गया 10,000 करोड़ रुपए का। तो इसमें 10,000 करोड़ रुपए का जो है आउटले किया गया। ड्यूरेशन क्या है, 5 साल तक जो है ये स्कीम पहले चलेगी, उसके बाद देखा जाएगा आगे कैसे करते हुए कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, ये नहीं बताया ना आपको, ये नहीं पता कि किस बारे में स्कीम, तो ये स्कीम इस बारे में कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है उनको सपोर्ट देना है, ठीक है। जो छोटी छोटी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नहीं होती हैं अचार अचार बनाने वाली, ठीक, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो सब के लिए जो है ये इसमें जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। इसमें एक्सपेंडिचर जो शेयर किया जाएगा वो 60-40 होगा सब केस में, ठीक। और टाइम जो है आपको बता दिया है। फिर नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, स्वामित्व। स्वामित्व 2020 में लॉन्च हुई थी, और इसके बारे में ये अंडर स्कीम एंटायर विलेज प्रॉपर्टीज आर सर्वेड बाय ड्रोन एंड प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर, ठीक है। ड्रोन ऐसी बहुत न्यूज़ में, क्योंकि JNK में समझ ही रहे आप लोग क्या हो गया, ठीक है। तो ड्रोन वाली जो स्कीम है स्वामित्व, तो इसको जो है याद करना जरूरी है, इसलिए नहीं जरूरी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्वामित्व स्कीम जो है कब लॉन्च हुई थी, 2020 में लॉन्च हुई थी। तो राइट टू डॉक्यूमेंट एक तरह का समझ लीजिए ये देना चाह रहे हैं कि आखिर आपके पास जो ज़मीन है, जो आपने जिस पे मतलब जिस पे आप रह रहे हो, तो उसका आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसको इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं लोग, उसको गिरवी रख के पैसा ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। तो ये सब चीज़ों के लिए जो है स्वामित्व स्कीम जो है लाई जा रही, ताकि डिस्प्यूट कम हो। एक उसके पास कागज़ भी होगा कम से कम, मान लो बहुत टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको एक कागज़ मिल गया कि हाँ ये ज़मीन मेरी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हो, काफ़ी सारे केसेस जो है, काफ़ी बर्डन जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये भी एक रीज़न है इसके पीछे। The scheme aims to cover around 6.62 lakh villages of India during the period of 2021 to 2025। तो 6.62 लाख विलेजेस जो है इन ये कवर कर लेंगे, ठीक है, कब तक, 2025 तक। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, MOPR इसको हम बोलते हैं, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन पार्टनर सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। SOI जो है, तो वो मिलके उसके साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है इसको इंप्लीमेंट करेगा, वही इसका सर्वे करेगा, जगह जगह ड्रोन उड़ाएगा और पता कर लेगा कि आखिर किसी की ज़मीन कौन कौन सी है, ठीक है। पायलट स्कीम, द पायलट फेज ऑफ द स्कीम वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग 2021 इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड सम अदर विलेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पायलट बेसिस पे ये स्कीम जो है लागू कर दी गई है, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड मध्य प्रदेश। ये नेक्स्ट स्कीम ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ठीक है, सिर्फ खाने को मिलेगा, ठीक है। तो ये स्कीम भी जो है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी मतलब इस पर आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, PMGKAY, ठीक है। इट्स अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम। PM मोदी अनाउंस्ड दैट 5 kg ऑफ फूड ग्रेन वुड बी प्रोवाइडेड टू 80 करोड़ बेनिफिशियरीज। किसको किसको मिल रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो ये आपको बताना है। और बेनिफिशियरीज अंडर PMGKAY ड्यूरिंग मई जून मंथ्स ऑफ 2021, तो ये चीज़ हो गई। एंड गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अराउंड 26,000 करोड़ ऑन दिस स्कीम। अब इसका एक चीज़ और अभी अपडेट आया था कि ये दिवाली तक जो है इसको कंटिन्यू कर दिया गया है, ठीक है। अगल बगल लोगों ने बताया कि इसको जो है दिवाली तक कंटिन्यू कर दिया गया। तो ये स्कीम जो है अब दिवाली तक करे, ये थोड़ा सा करंट अफेयर पहले बनाया था, तो न्यूज़ अभी थोड़ा बाद में आई। तो ये न्यूज़ जो है उसके आगे तक जो है इसको एक्सपेंड कर दिया गया, काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, देखा होगा आपने चैनल्स पे। ये लॉन्च कब की गई थी, बिल्कुल मंथ के साथ याद रखिएगा कि ये मार्च 2020 में लॉन्च की गई थी, ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक, जब पैंडमिक बिल्कुल पीक पे था, मतलब स्टार्ट हो चुका था और लॉकडाउन जो है लग चुका था, उस टाइम पे जो है इन्होंने ये स्टार्ट करा था, ठीक है। और इट एम्स टू फीड द पुअरेस्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग ग्रेन थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो PDS सिस्टम के थ्रू जो है, जैसे कि वन नेशन वन राशन की चीज़ भी इसी के थ्रू लाई जा रही, ताकि पूरे कंट्री के अंदर एक ही राशन कार्ड से सबको जो है फ़ायदा मिल पाए। अच्छी स्कीम है, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब स्टेट्स में जो है एक्सेप्ट, बहुत स्टेट जो है वो डिनाई कर रहे हैं कि नहीं हम इसको नहीं लागू करेंगे। गलत बात है। इससे इससे जो परेशानी हो रही है वो हो रही है नॉर्मल सिटीजन को, ठीक है, गवर्नमेंट के चक्कर में। तो चलिए ये चीज़ हो गई, तो इसके बारे में आपने जान लिया, और देखते हैं आगे। इसको ऑपरेट कौन करता है, इट इज़ ऑपरेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये मिनिस्ट्री का नाम है, तो इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो ये पूछ सकते हैं।
तो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के ये करंट अफेयर्स हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो एक्चुअली अब मैं बना बना के वीडियो रख रहा हूँ। हर बार क्या होता है कि डिसकंटिन्यू हो जाती हैं वीडियोस बीच बीच में, तो अब मैं जो है बल्क में वीडियो बना के रख रहा हूँ, और वीडियो जो है मैं टाइम टाइम पे अपलोड करता रहूँगा, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। हालांकि काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो मैंने आपसे वो किया था, प्रॉमिस किया इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज का, वो मोस्टली 60-70% कंप्लीट हो चुका है। अब न्यू लेबर कोड्स की वीडियो जल्दी आ जाएगी 2-3 दिन में, ठीक है। और उसके बाद न्यू लेबर कोड्स मीन्स सारे के सारे ख़त्म कर दूंगा मैं। और उसके बाद फिर लेबर कोड से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं जो पुराने हैं, मतलब जो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो कॉमन है, वो अभी भी काम करेंगे, ठीक है। जैसे कितने तरह के वेज होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं उनको भी वीडियो से, जो थ्योरेटिकल पार्ट है जो लेबर कोड का, मतलब लेबर लॉ का जो थ्योरेटिकल पार्ट है जो चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे कोई थ्योरी हो गई, ये सब चीज़ें जो है ये हमको कवर करनी है, वो मैं कवर करूँगा। उसकी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। लेकिन जो करंट वाला पार्ट है, जो लेबर कोड आए हैं उसमें कुछ चेंज हुआ है, और जो पूरे के पूरे जो लेबर कोड जो है, जो लोग बहुत जगह डिस्क्राइब कर भी रहे हैं, लेकिन आपको एक नए तरीके से पढ़ने को मिलेगा। और वैसे ही आपको करके जाना। आप कहीं से अगर पढ़ भी रहे हो तो आप एक बार उस कोड को जरूर देखिएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर होगा कि जहाँ पे अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा होगा ना, कि एग्जैक्टली ये आंसर नहीं होगा, तो आप एलिमिनेट कर लोगे कि नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो हाँ ये वाला जरूर होगा। तो इस तरह से आपको ऐसी क्लैरिटी जो है उस वीडियो से आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो आपको क्या होगा, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे फ्री में मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, मोस्टली फ्री में अवेलेबल है उसमें, तो वहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर, गुड बाय।